हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मुद्रा के कार्यों के बारे में। जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि पिछले सारे लेक्चर आप लोगों के समझ में सही तरीके से आ गए होंगे। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पिछले ईयर अगर हम लोग देखें पिछले साल के पेपर, तो सारे पेपरों में यहां से क्वेश्चन बना हुआ आया है। तो उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर भी आप लोगों को बेहद पसंद आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, हम लोग बात करेंगे आरबीआई के बारे में। आइए सबसे पहले वीडियो शुरुआत करने के हम लोग क्या करते हैं, इसके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को देख लेते हैं कि इसका इतिहास में क्या योगदान रहा, क्यों यह लाई गई और कब से स्थापित हुई, किसकी सिफारिश पर स्थापित हुई, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हुए आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आप सब जानते होंगे कि पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वार हुआ था। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उससे भारत को जो हानि हुई थी उसकी आर्थिक गतिविधियों को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। समझेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा हुई क्षति की आर्थिक गतिविधियों को पूर्ति करने के लिए क्या किया गया था, आरबीआई की स्थापना की गई थी। अब बात करेंगे कि इसकी स्थापना कैसे की गई। तो 1926 में एक हिल्टन यंग सिफारिश आई थी। हिल्टन यंग आयोग, याद रखेंगे, अभी मैं लिखूंगा भी चीजें। 1926 में हिल्टन यंग नाम की क्या आया था, एक आयोग आया था, उसके सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। अब बात करेंगे कि आया तो हिल्टन आयोग 1926 में था, लेकिन इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है आरबीआई का गठन कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1935 को। इसके लिए 1934 का एक लाया गया था क्या, आरबीआई एक्ट। 1934 के आरबीआई एक्ट के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। ठीक, अब बात करेंगे कि यह कार्य क्या करता है। तो जो आरबीआई है वह भारत का एक केंद्रीय बैंक है, आप सबको पता होगा। जो इसके अलावा बैंकें हैं भारत में, जितनी सहकारी बैंकें हैं उन सबका यह क्या करता है, नियंत्रण करता है। आरबीआई भारत में जितनी भी बैंकें हैं सबका संचालक होता है यह, और भारत की अर्थव्यवस्था को यह नियंत्रित करता है। तो उम्मीद करता हूं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आइए बिना किसी देरी के लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिखेंगे इसके स्थापना के बारे में, फिर आज देखेंगे इसके कार्यालयों के बारे में, कितने इसके मुख्य कार्यालय हैं, कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कितने उप कार्यालय हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके गवर्नर के बारे में, गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है, संचालक मंडल क्या होता है, निदेशक बोर्ड क्या होता है जिसके माध्यम से इसका संचालन किया जाता है, कितने सदस्य होते हैं, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। हर एक पॉइंट आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं लिखूंगा सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इसकी शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे कि यह है क्या। तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसकी स्थापना। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। किसके माध्यम से, आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से। ठीक, आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से 1935 में इसकी स्थापना होती है। और बात करेंगे कि किस आयोग की सिफारिश पर आया था, तो वह हमेशा पूछता है हिल्टन यंग आयोग। ठीक, हिल्टन यंग आयोग जो कब लाया गया था, 1926 में। जब पूना पैक्ट होता है उसी समय हिल्टन यंग आयोग लाया गया था। मैंने यह बात आप लोगों को बता ही दी कि जो प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा आर्थिक क्षतिपूर्ति हुई थी उसको पूर्ति करने के लिए या अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो वह लिखना आवश्यक नहीं है। ठीक,
अब बात करेंगे कि शुरुआत में यह बैंक कैसी थी। शुरुआत में यह एक निजी बैंक के रूप में कार्य कर रही थी। शुरुआत में यह एक निजी बैंक थी, लेकिन कब 1949 में, याद रखेंगे 1949 में इसका क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो ये क्या हो गई, सरकारी बैंक हो गई। ठीक, तीनों इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसकी स्थापना कब हुई, किस एक्ट के माध्यम से हुई, किस आयोग ने इसकी सिफारिश की, और यह शुरुआत में कैसी बैंक थी। तो शुरुआत में यह निजी बैंक थी, 1949 में राष्ट्रीयकरण करके इसका क्या किया गया, सरकारी बैंक के रूप में इसे स्थापित किया गया। निजी बैंक का मतलब प्राइवेट बैंक, आप सब जानते हैं क्या होती है। चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इसके कार्यालय के बारे में। पहले शुरुआत में इसका जो कार्यालय था या हेड ऑफिस हम लोग बोल सकते हैं, वह कहां था, कलकत्ता में। कोलकाता नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि उस समय यह कलकत्ता ही था। ठीक, अब जाके क्या हुआ है, कोलकाता हुआ है। लेकिन अब इसका वर्तमान में मुख्यालय कहां है, अगर हम लोग जानना चाहें कि इसका मुख्यालय वर्तमान में कहां है, तो 5वें पॉइंट में हम लोग लिखेंगे मुख्यालय इसका मुंबई में है। ठीक, इसका मुख्यालय मुंबई में है, और यह मुंबई में लाया कब गया था, कलकत्ता से 1937 में। कलकत्ता से 1937 में यह ट्रांसफर कर दिया गया मुंबई। तो इसके कार्यालय के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया, इतना इंपॉर्टेंट था। अब बात करेंगे, यह मुद्रा की जो छपाई होती है, भारत में जो मुद्रा की छपाई होती है, उस पर इसका एकाधिकार होता है, मतलब नोटों का निर्गमन यही करता है। ठीक है, जो सिक्के भी ढाले जाते हैं, आप लोगों को मैं एक चीज बेसिक पॉइंट बता दूं कि 1 रुपए की नोट और जो सिक्का होता है, 1 रुपए की जो नोट होती है, उसका निर्गमन कौन करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, और भारत सरकार द्वारा, और उस पर वित्त सचिव का क्या होता है, सिग्नेचर होता है 1 रुपए की नोट पर। बाकी जितने भी नोटें आप लोग देखते होंगे, प्रेजेंट टाइम में अगर हम लोग देखें तो 5 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की नोट छापी जाती है आरबीआई द्वारा, और उस पर भारतीय गवर्नर का क्या होता है, सिग्नेचर होता है। ठीक, तो ये बात हमेशा याद रखेंगे कि 1 रुपए की नोट वही ज्यादा पूछता है। 1 रुपए की नोट पर हमेशा वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, और वह भारत सरकार द्वारा छापी जाती है, निर्गमित की जाती है। लेकिन बाकी जो नोट है 5 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की नोटें वह आरबीआई द्वारा छापी जाती हैं, निर्गमित की जाती हैं, और उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हमेशा के लिए। आइए, ये 4 पॉइंट जो थे इसके बेसिक पॉइंट थे। हम लोग बात करेंगे क्या कि इसके तहत जो कार्यालय है, इसके कार्यालयों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके समझ में सही तरीके से आ गई होगी। ठीक, आइए बात करते हैं कि इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक, क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाएं। देखिए क्या है कि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहां से क्वेश्चन बनता है। मैं ये नहीं चाहता कि वीडियो बहुत तेजी से मैं फास्ट करके पढ़ा दूं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे, याद करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का आशय यह होता है कि आप लोगों के समझ में आ जाए चीजें सही तरीके से। आइए बात करेंगे क्षेत्रीय कार्यालय तथा शाखाएं। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने क्या देखा कि आरबीआई की स्थिति क्या है, स्थापना क्यों की गई, कैसे की गई, किस आयोग की सिफारिश पर लाई गई, किस एक्ट के माध्यम से स्थापित की गई, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ। राष्ट्रीयकरण का आशय यह होता है कि किसी भी प्राइवेट बैंक को सरकारी बैंक के रूप में क्या करना, कन्वर्ट कर देना। राष्ट्रीय बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है उससे संबंधित मैं एक वीडियो अलग से ले आऊंगा कि वर्तमान में कितनी बैंकें राष्ट्रीयकृत हैं,
सबसे पहले कितनी बैंकें राष्ट्रीयकृत की गई थी, सबके बारे में एक वीडियो अलग से आप लोगों को मिलने वाला है, तो साथ इसी तरह बनाए रखिए। आइए बात करते हैं क्षेत्रीय कार्यालय तथा शाखाएं। तो अगर हम लोग देखें कि इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है तो वह 4 है। कहां कहां है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में। आइए सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रीय कार्यालय। क्षेत्रीय कार्यालय, एक एक पॉइंट समझेंगे। आज के बाद आरबीआई से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के कंफ्यूजन होंगे सारे दूर हो जाएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। नई दिल्ली, कहां पर? नई दिल्ली, कोलकाता, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो ये जो कार्यालय बनाए गए हैं यह क्यों बनाए गए हैं? 4 कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय बनाने का इसका आशय क्या था? तो चारों दिशाओं में, भारत के चारों तरफ इसका क्या है कि वहां का यह क्या करेंगे, पूरी तरह से वहां की बैंकों का संचालन करेंगे ये कार्यालय। मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में जितनी बैंकें हैं, आप अगर देखें तो ये जो आपका नई दिल्ली है, नई दिल्ली आपके उत्तर भारत में पड़ेगा। कहां? उत्तर भारत। अब इससे यह आशय निकालेंगे कि उत्तर भारत की जितनी बैंकें होंगी सबका संचालन कौन करेगा? इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है आरबीआई का। आरबीआई का मुख्यालय कहां है? मुंबई में है, लेकिन इसकी क्षेत्रीय कार्यालय है जो क्षेत्र विशेष की बैंकों का क्या करते हैं? नियंत्रण अपने पास रखते हैं। अब कोलकाता के बारे में बात करेंगे। कोलकाता कहां पड़ता है? कोलकाता पूर्वी भारत में पड़ता है, ठीक। तो ये पूर्वी भारत की बैंकों का संचालन करेगा। मुंबई पश्चिमी भारत, ठीक। चेन्नई दक्षिण भारत। तो इस तरह से चारों दिशाओं में इसके 4 कार्यालय स्थापित किए गए हैं। अब बात करेंगे कि इसके स्थानीय कार्यालय कितने हैं। तो स्थानीय कार्यालयों की जो संख्या है वह ज्यादा है। कितनी है? 27। स्थानीय कार्यालय से आशय यह है कि किसी शहर विशेष में, किसी जिला विशेष में एक कार्यालय आरबीआई का स्थापित कर दिया जाता है जो नियंत्रण करता है और आरबीआई तक सारी चीजें पहुंचाता है। स्थानीय कार्यालय हो गया, क्षेत्रीय कार्यालय हो गया। अब बात करेंगे इसके उप कार्यालय के बारे में। तो इसका जो उप कार्यालय है, कार्यालय, वो उप कार्यालय कितने हैं? इसके 4 हैं। हमेशा के लिए याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है और काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो स्थानीय कार्यालय है वह 27 है, 27, लेकिन जो उप कार्यालय है वह 4 है और इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वो भी 4 है, ठीक। तो यहां से याद रखेंगे, हमेशा के लिए पॉइंट भूलना नहीं चाहिए। आइए इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? इसके संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, कि इसमें कितने लोग होते हैं, कितने सदस्य होते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं। आइए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और बोझिल नहीं लग रहा होगा। देखिए, कोई भी चीज पढ़ना अलग बात है और उसे सही तरीके से एक्सप्लेन करके याद करना वीडियो के साथ ही वो अलग बात हो जाती है। तो मैं यही कोशिश करता हूं कि जो भी फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं वो रट्टा ना मारना पड़े, सही तरीके से याद हो जाए। अभी तक मैंने आप लोगों को जितनी चीजें बताई एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो ये 1926 में हिल्टन यंग आयोग लाया गया था, उसकी सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, गठन किया गया। और उसके लिए जो एक्ट था, देखिए सिफारिश किसने की? हिल्टन यंग आयोग ने, जो 1926 में आया था। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल एक्ट लाया गया था, तो आरबीआई एक्ट 1934, उसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। बात करेंगे कि आरबीआई कार्य क्या करता है, तो आरबीआई एक हमारा केंद्रीय बैंक है और यह सभी क्षेत्रीय बैंकों का क्या करता है? संचालन करता है, भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। नोट निर्गमन में आरबीआई को पूरी तरह से एकाधिकार प्राप्त है। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने देखा था और इसके कार्यालय के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि प्रारंभ में क्या था कि इसका कार्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया, इसके मुख्यालय को, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि यह स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना की गई तो यह क्या थी? एक निजी बैंक थी, प्राइवेट बैंक थी,
लेकिन आगे चलकर 1937 में इसका 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, तो यहाँ एक सरकारी बैंक हो जाती है। तो इतनी चीज हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि इसके कार्यालय कितने हैं, तो क्षेत्रीय कार्यालय 4 हैं। कहां कहां हैं? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और चेन्नई में, जो चारों दिशाओं में भारत के क्या करते हैं, बैंकों का नियंत्रण रखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके स्थानीय कार्यालय कितने हैं, तो वो 27 है। उप कार्यालय कितने हैं इसके, तो वो 4 हैं। जितनी चीजें मैंने आप लोगों को बताया सारा रिवीजन करवा दिया। अब मैं बात करूंगा संरचना के बारे में, आरबीआई की संरचना। आरबीआई की संरचना, देखिए चीजें जो है ना, हिस्ट्री जियोग्राफी की तरह रटने की कोशिश मत किया करिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं और उसे याद करने की कोशिश किया करिए हमारे साथ ही। जब मैं रिवीजन करवाता हूं तो साथ में आप लोग भी नोट्स अपना रख के मेरे साथ बैठ के रिवीजन किया करिए, चीजें याद हो जाएंगी। इकोनॉमिक्स हार्ड नहीं है। अगर इसे सोच के आप लोग बैठेंगे कि इकोनॉमिक्स हार्ड है तो वो हार्ड लगेगा। अगर माइंड का सेटअप आपने बना लिया कि ये सब्जेक्ट नहीं है, एक हमारे आम जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उस हिसाब से अगर आप इसे पढ़ेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स पर डे आप लोगों से रिलेट करता है। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक आप लोग जितनी भी कार्य करते हो, मुद्रा के माध्यम से करते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो वह इकोनॉमिक्स से आप लोगों को जोड़ता है। तो इसलिए इसे एकदम बेसिक चीज पर लेकर अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीजें याद होंगी। अगर सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे तो चीजें याद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्या है ना कि रूमर फैला दिया गया है। रूमर ऐसा फैलाया गया कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ फैक्ट आते हैं। फैक्ट आप लोग करंट अफेयर से जोड़ते रहिए, चीजें याद होती रहेंगी। आइए बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो आरबीआई क्या करता है, 21 सदस्यों वाले केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। एक एक पॉइंट लिखेंगे, याद करते जाएंगे। क्या है? आरबीआई 21 मेंबर्स, 21 सदस्यों वाले केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है, द्वारा संचालित की जाती है। याद रखेंगे कि जो इसका केंद्रीय निदेशक बोर्ड है, इसमें 21 सदस्य हैं, 21 मेंबर होते हैं। और यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि आरबीआई का जो संचालन होता है केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा, उसमें कितने सदस्य हैं। ऑप्शन में आप लोगों को 4 देगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। और जो आप लोगों को ऑप्शन देगा ना, वो नियर अबाउट देता है 20, 22, 23, 21 ऐसे करके देगा। तो आप लोग याद रखेंगे कि 21 केंद्रीय निदेशक बोर्ड जो इसका संचालन करता है, उसमें 21 सदस्य होते हैं। ठीक, अब इन्हीं 21 के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इन 21 में कौन कौन होते हैं। आइए दूसरा पॉइंट देखेंगे। एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। क्या? इसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ब्रैकेट बना के लिखेंगे कि डिप्टी गवर्नर की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। डिप्टी गवर्नर की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक, ये हमेशा याद रखेंगे। पूछ लेता है कि 4 डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, क्या आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा जो डिप्टी गवर्नर होंगे वो 4 ही होंगे आरबीआई में। ठीक, तो एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कौन है? तो 4 ऐसे होते हैं जो क्षेत्रीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 लोग क्षेत्रीय बोर्डों का, चार लोग क्षेत्रीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक। ठीक, तो हम लोगों ने देखा एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। 4 क्षेत्रीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक होते हैं इसमें। आगे बढ़ेंगे, जो चौथा पॉइंट है
देखिए संरचना को सही तरीके से याद करेंगे आप लोग, चाहे इसे रटिए चाहे समझ के याद करिए, लेकिन ये याद करना पड़ेगा, यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। अब बात करेंगे कि दो लोग जो होते हैं वो वित्त मंत्रालय की तरफ से जाते हैं। दो सदस्य वित्त मंत्रालय, दो सदस्य वित्त मंत्रालय की तरफ से। तो ये जो दो लोग वित्त, आप लोगों को ये बात नहीं पता रही होगी कि आरबीआई में भी हमारे क्या वित्त मंत्रालय के भी लोग होते हैं। तो वित्त मंत्रालय की तरफ से दो व्यक्ति आते हैं आरबीआई में, किसमें, निदेशक बोर्ड में, लेकिन इनका जो वो है एरिया है वो बांट दी गई है। तो जो पहले सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, आर्थिक मामलों के सचिव होते हैं। आर्थिक मामलों के सचिव, ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो वित्त मंत्रालय की तरफ से दो सदस्य आते हैं। पहले आर्थिक मामलों के सचिव होंगे और जो दूसरे होंगे या क्या होंगे, वित्तीय सेवाओं के सचिव। यह वित्तीय सेवाओं के सचिव होंगे। ठीक, तो दो लोग ऐसे आते हैं। अब बात करेंगे पांचवा पॉइंट, अभी मैं याद करवाऊंगा, परेशान मत होइए आप लोग। पांचवें पॉइंट में देखेंगे बचे कितने, एक यहां गए, चार यहां, दो यहां, बचे कितने, 10। तो 10 जो होते हैं यह अन्य व्यक्ति होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। 10 हमारे क्या होते हैं, अन्य सदस्य, और इनकी नियुक्ति कहां से की जाती है, तो सरकार द्वारा यह नामित होते हैं। एक एक पॉइंट याद करवाऊंगा, सरकार द्वारा नामित होते हैं और होते कहां से हैं, विभिन्न क्षेत्रों के निदेशक। ठीक, तो 10 व्यक्ति होते हैं जो सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के निदेशक होते हैं। आइए संरचना के बारे में हम लोग बात करते हैं। आरबीआई 21 सदस्यों वाले केंद्रीय निदेशक बोर्ड के माध्यम से क्या करती है, कार्य करती है। इस 21 जो सदस्य होते हैं इनमें से कौन कौन होते हैं, तो एक गवर्नर होंगे, 4 डिप्टी गवर्नर होंगे, और उन 4 डिप्टी गवर्नरों की संख्या कभी नहीं बढ़ाई जा सकती, ये बात हमेशा याद रखेंगे। फिर बात करेंगे कि 4 क्षेत्रीय बोर्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक होते हैं। क्षेत्रीय बोर्ड का मतलब यह है, जो अभी हम लोगों ने बात की थी क्षेत्रीय कार्यालय, वहां के बोर्डों के क्या होते हैं, मेंबर आते हैं, किसमें, आरबीआई के मुख्यालय में रहते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे कि 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से, ये हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है कि आरबीआई के निदेशक बोर्ड में कितने सदस्य वित्त मंत्रालय की तरफ से स्थापित किए जाते हैं अथवा नियुक्त किए जाते हैं, तो वो 2 सदस्य होते हैं जिनका जो एरिया है अथवा क्षेत्र है वह विभाजित है कि आर्थिक मामलों के जो सचिव होंगे एक वो होंगे और एक वित्तीय सेवाओं के सचिव होंगे। ठीक, ये पॉइंट याद रखेंगे कि वित्त मंत्रालय की तरफ से आते हैं तो ये वित्त से रिलेटेड ही चीजें देखेंगे। देखिए आर्थिक मामला ये भी वित्त से संबंधित है और ये वित्तीय सेवा है ही। बचते हैं 10, तो 10 अन्य सदस्य होते हैं जो सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के निदेशक होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आरबीआई की संरचना आप लोग बहुत ही सही तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नर के बारे में। जो आरबीआई के क्या हैं, गवर्नर होते हैं, वो कैसे नियुक्त किए जाते हैं, उनके अधिकार क्या होते हैं, वो कार्य क्या क्या करते हैं। आरबीआई के गवर्नर, उनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं, सब चीजें हम लोग देखेंगे, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। एक मैंने बोला था ना कि आरबीआई से रिलेटेड एक भी पॉइंट आप लोगों का अगर छूट गया तो वीडियो बनाना मेरा बेकार है, तो इसलिए सही तरीके से आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आइए अब हम लोग बात करेंगे गवर्नर के बारे में। यह जो होता है तो भारत के केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई का मुख्य बैंक कर्मी होता है। इससे आशय है कि जो हमारे गवर्नर होते हैं वो आरबीआई के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। ठीक, लिखेंगे, एक एक पॉइंट बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे हम लोग। पहला पॉइंट है गवर्नर आरबीआई का मुख्य बैंक कर्मी। ठीक है,
अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे, देखिए मुख्य बैंक कर्मी का मतलब यह है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब कार्य करने वाले जितने भी व्यक्ति वहां मेंबर हैं उनका सबसे बड़ा अधिकारी यह होता है। और साथ ही यह क्या होता है, केंद्रीय निदेशक मंडल के पदेन अध्यक्ष का भी यह क्या करता है, कार्यभार संभालता है। अभी हम लोगों ने जो केंद्रीय निदेशक मंडल देखा था, केंद्रीय निदेशक मंडल का पदेन अध्यक्ष होता है कौन, गवर्नर। ये आरबीआई के गवर्नर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट हम लोग जोड़ेंगे जीके से, जनरल नॉलेज से। कैसे, आइए अब आप लोग हमें बताएंगे कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे और उनका कार्यकाल कब तक था, और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे और उनका कार्यकाल कब तक था, और प्रेजेंट में गवर्नर कौन है। ठीक, तीनों चीज आप लोग हमें बताएंगे। मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वह थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन, ऑसबोर्न स्मिथ। अब इसकी ऐसे समझेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में। वो 2 साल तक थे। तो कब से कब तक थे, 1935 से 1937 तक इनका कार्यकाल था। चौथा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम। प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय गवर्नर, तो वह कौन थे, सबको पता होगा, सर सीडी देशमुख। कौन, सर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। इनका कार्यकाल जो था वह क्या था, तो 1943 से 54 तक। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि ऑसबोर्न स्मिथ के तुरंत बाद ये आए थे, बीच में कोई और आया होगा, तभी 37 से 43 तक का जो गैप दिख रहा है। ठीक, तो ये 4 पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग याद रखेंगे। मुझे नहीं पता, कुछ लोग वीडियो अभी देख रहे हैं, कुछ लोग 1-2 साल बाद देखेंगे, तो ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में शशिकांत दास हैं, ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे। तो उनकी नंबरिंग भी याद रख लेंगे कि कौन से नंबर के वो गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में। ठीक, उसके पहले कौन थे, जैसे उर्जित आर पटेल थे, रघुराम राजन, तो उन सबके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना जरूरी है अगर आप लोग बड़े लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे में है तो सिर्फ आप लोग क्रमवार याद कर लेंगे बस, कि सबसे पहले 2 कौन थे, 3, और लास्ट में कौन है, इस समय जो चल रहे हैं वो कौन से नंबर के हैं, और उनके ऊपर के 1-2 याद कर लेंगे। प्लस भारत के पहले गवर्नर थे, जो प्रथम भारतीय गवर्नर जो भारत के रहने वाले थे, वो सर सीडी देशमुख थे। ये हमेशा याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब ये गवर्नर से रिलेटेड बातें हो गई। अब बात करेंगे हम लोग गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है। गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है। हम लोगों ने गवर्नर के बारे में क्या देखा कि यह आरबीआई का मुख्य बैंक कर्मी होता है, और साथ ही उससे रिलेटेड चीज हम लोगों ने देखा कि यह केंद्रीय निदेशक मंडल का पदेन अध्यक्ष भी होता है। जो केंद्रीय निदेशक बोर्ड हम लोगों ने अभी देखा था, जिसमें 21 मेंबर होते हैं, उसका यह क्या होता है, अध्यक्ष होता है। कौन, हमारा गवर्नर जो होता है आरबीआई का, ठीक। और पहले जब भारत में आरबीआई की स्थापना की गई तो पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, या तो ऑसबोर्न स्मिथ बोलते हैं उन्हें। उनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1935 में बैंक की स्थापना होती है, और 1935 से 1937 तक वो थे। उसके बाद बात करेंगे कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सर सीडी देशमुख। और सर सीडी देशमुख का जो कार्यकाल था यह 1943 से 1954 के करीब था, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसे याद रखेंगे। वर्तमान में शशिकांत दास हैं, कौन से नंबर के हैं ये आप लोग बताओगे, और कितने गवर्नरों की नियुक्ति की जा चुकी है सब आप लोग बताएंगे। उम्मीद करता हूं बहुत सही तरीके से चीजें क्लियर हुई होगी। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे कि इनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं। चलिए
स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, आरबीआई एक्ट के माध्यम से गवर्नर और डिप्टी गवर्नर, जो आरबीआई एक्ट बना था, आरबीआई एक्ट 1934 याद रखेंगे, उसके माध्यम से कहा गया है कि गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आरबीआई एक्ट के अनुसार गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। ठीक, अब बात करेंगे कि नियुक्ति तो केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, लेकिन इनकी योग्यता क्या होती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इनकी योग्यता के बारे में जो बात की गई है, योग्यता निर्धारित ही नहीं है, ना तो एक्ट के माध्यम से, ना किसी और भी आयोग के माध्यम से आरबीआई के जो गवर्नर होंगे उनकी योग्यता नहीं निर्धारित की गई है। ठीक, अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। जैसे नियुक्ति तो क्या होती है, केंद्र सरकार द्वारा, हाईलाइट कर लेंगे, लेकिन यह केंद्र सरकार नियुक्ति करती कैसे है? तो जो पीएमओ होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, वह क्या करता है कि सबसे पहले वित्त मंत्रालय, याद रखेंगे नियुक्ति कैसे की जाती है, नियुक्ति की जो प्रक्रिया है केंद्र सरकार द्वारा, वह गवर्नर की नियुक्ति करते समय जो पीएमओ होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय, वह वित्त मंत्रालय, ठीक, वित्त मंत्रालय, और जो प्रेजेंट में क्या थे, हमारे गवर्नर थे जो रिटायर हुए हैं, वित्त मंत्रालय तथा रिटायर होने वाले गवर्नर से सलाह करके नए गवर्नर की नियुक्ति करता है कौन, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय, जिनकी सत्ता होगी वही केंद्र में होगी। तो जो पीएमओ होता है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वह वित्त मंत्रालय तथा रिटायर होने वाले गवर्नर से क्या करेगा, सहमति लेगा, समझ के उनसे एक व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो नया गवर्नर होगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि गवर्नर की नियुक्ति करने के लिए किससे पीएमओ ऑफिस किससे सिफारिश लेता है, तो उसमें वित्त मंत्रालय से भी लेता है और रिटायर होने वाले गवर्नर से भी लेता है। तो यह याद रखेंगे, लिखेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीएमओ, क्या करता है, वित्त मंत्रालय तथा रिटायर होने वाले गवर्नर से सुझाव या परामर्श, सुझाव लेकर नए गवर्नर की नियुक्ति करता है, यह कार्य किसे सौंपा गया है, तो वहां पीएमओ को सौंपा गया है, प्रधानमंत्री ऑफिस को, कि अगर नए गवर्नर की नियुक्ति करनी है तो वहां वित्त मंत्रालय तथा रिटायर होने वाले गवर्नर से सलाह लेकर एक नए गवर्नर की नियुक्ति करेगा। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, यह किसके द्वारा हटाया जा सकता है। गवर्नर की नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, तो गवर्नर अगर हटाया जाना है तो यह भी केंद्र सरकार द्वारा ही, गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। तो 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इसे आप लोग नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बात करूंगा 5वें पॉइंट के बारे में। ठीक, आइए देखते हैं कि इसका जो 5वां पॉइंट है वह क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
अब आप लोग बताइए, अगर जैसे ये गवर्नर है, ऐसा तो है नहीं कि ये बीमार नहीं पड़ेंगे या फिर ये कहीं जाएंगे नहीं। अगर ये किसी दौरे पर जाते हैं अथवा बीमार पड़ते हैं, मतलब इनकी अनुपस्थिति होती है। अगर इनकी प्रेजेंटेशन नहीं है या उपस्थित नहीं है तो कौन कार्य करेगा? तो जो 4 डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए वो किस लिए किए गए? इसीलिए जब ये कहीं जाते हैं तो अपनी जगह पर डिप्टी गवर्नर को क्या करते हैं? नियुक्त करके जाते हैं। तो 5वां पॉइंट बन के आता है कि इनकी अनुपस्थिति में डिप्टी गवर्नर कार्यभार संभालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 4 में से कोई भी, जिसे ये स्वयं नियुक्त करके जाएंगे। अगर यह जाएंगे तो किसी एक डिप्टी गवर्नर को नियुक्त कर देंगे कि मेरी जगह आप कार्यभार संभालोगे। तो जो डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया जाता है वह आरबीआई के गवर्नर के माध्यम से ही किया जाता है कि मेरी अनुपस्थिति में आपको यह कार्यभार करना है। ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। बात करेंगे 6वें पॉइंट के बारे में। ठीक, क्या ये जो गवर्नर हैं और डिप्टी गवर्नर हैं इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है? जैसे ये एक बार अपने पद पर हैं, इनका कार्यकाल खत्म होता है तो ये फिर से स्थापित किए जा सकते हैं। तो जी हाँ, इनकी पुनर्नियुक्ति भी क्या है? संभव है। ठीक, गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर दोनों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। दोनों की नियुक्ति की जा सकती है। साथ ही इनका कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। अब बात करेंगे सर आपने तो ये बताया ही नहीं इनका कार्यकाल होता कितना है। आइए पहले कार्यकाल हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो जो एक्ट लाया गया था 1934 में, माफ करिएगा 1934 एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934 और एक निदेशक बोर्ड स्थापित किया गया था जो आरबीआई के लिए। उन दोनों के माध्यम से आरबीआई के गवर्नर का जो कार्यकाल है अथवा उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। तो इनका कार्यकाल हम लोग कितना लिखेंगे? कार्यकाल 5 वर्ष। अब इसे यहां से जोड़ देंगे। आइए बात करते हैं कि अगर गवर्नर अनुपस्थित होते हैं, गवर्नर की अनुपस्थिति होती है तो उनके जगह पर डिप्टी गवर्नर कार्यभार संभालेंगे। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा? जो गवर्नर होंगे, जो गवर्नर जाएंगे अपने पद से, मतलब कहीं कार्य पर या फिर बीमार पड़ेंगे, तो वह अगर अनुपस्थित होते हैं तो अपने जगह एक डिप्टी गवर्नर को नियुक्त कर देंगे। किसमें से? जो 4 डिप्टी गवर्नर हम लोगों ने अभी देखा था। उसके बाद बात आती है कि जो गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर होते हैं इन दोनों की क्या पुनर्नियुक्ति हो सकती है? रिपोस्टेड हो सकते हैं ये लोग जिस पोस्ट पर हैं, क्या फिर से इनके कार्यकाल खत्म होने पर इन्हें नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल ऐसी व्यवस्था दी गई है आरबीआई एक्ट के माध्यम से ही कि इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। आप अगर आरबीआई के गवर्नर हैं तो आपको फिर से 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है, फिर से नियुक्त किया जा सकता है लगातार, कोई निर्धारित समय सीमा इसमें नहीं है। और इसके कार्यकाल को भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा हुआ अगर 5 वर्ष इनका कार्यकाल खत्म हो गया और ऐसा लगता है कि साल 2 साल और बढ़ा के कुछ कार्य किया जा सकता है तो इनके कार्यकाल में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। और कार्यकाल कितना होता है? तो वह 5 वर्ष होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने क्या देखा? आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का गठन, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी संरचना, इसके कार्यालय और इसके गवर्नर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे सारे मैंने आप लोगों को बताया। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आप लोग सॉल्व करेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कल का जो वीडियो आएगा अब हम लोग देखेंगे आरबीआई का कार्य, आरबीआई कौन कौन से कार्य करती है। अगर मैं वो भी इसी वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता बहुत बड़ा हो जाता लेक्चर, इसलिए मैंने कोशिश की है कि उसे अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इस तरह के जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।